गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में हेटेरोसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स वाले की फर्स्ट यूनिट थी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, वो अपनी कंप्लीट हो गई थी, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसके बाद में अपनी सेकेंड यूनिट का एक पार्ट है हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस है, वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है, इस पार्ट्स के अंदर फर्स्ट कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, उसका सिंथेसिस किस प्रकार से होता है वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपाउंड रहेगा अपना एजिरिडीन्स। इसी का नाम क्या रहेगा, देखो फर्स्ट कंपाउंड है अपना एजिरिडीन्स, इसी का नाम रहेगा एजा साइक्लोप्रोपिन। इसी का सेकेंड नाम या अदर नाम रहेगा एजा साइक्लोप्रोपिन। तो फर्स्ट लाइन इसमें क्या लिखी जाएगी कि एजिरिडीन का दूसरा नाम अदर नेम रहेगा एजा साइक्लोप्रोपिन। अब होता है कि ये स्ट्रक्चर इसकी किस प्रकार से होती है, तो इसमें ये आएगा कि 3 मेंबर्ड, इसमें क्या रहेगी, रिंग रहेगी। तो 3 मेंबर्ड रिंग है इस प्रकार से, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इस कारण से डबल बॉन्ड नहीं है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड रिंग बोलेंगे इसको। क्या है ये, संतृप्त रिंग है। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन में लिखी जाएगी 3 मेंबर्ड सेचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक। 3 मेंबर्ड, 3 मेंबर है इसके अंदर, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन है। तो 3 मेंबर्ड एरोमेटिक सेचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जिसमें हेटेरो एटम के रूप में, जिसमें हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, वह एजिरिडीन्स या एजा साइक्लोप्रोपेन कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, 3 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, 3 मेंबर्ड एरोमेटिक सेचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, जिसमें हेटेरो एटम के रूप में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वह एजिरिडीन्स या एजा साइक्लोप्रोपेन कहलाती है। साइक्लो बन रहा है 3 है, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। उसके बाद में सेकंड इसकी विशेषता क्या है कि ये वाला जो एजिरिडीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक, एजिरिडीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, नाभिक स्नेही रिंग ओपनिंग रिएक्शन देने की प्रवृत्ति रखता है। तो उसमें लिखी जाएगी, स्ट्रक्चर बनानी है, ये इसके नाम लिखने, उसके बाद में लिखी जाएगी कि एजिरिडीन या एजा साइक्लोप्रोपेन न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन देने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति रखता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन है वो देता है। उसके बाद में आता है कि ये जो एजिरिडीन्स होता है, इसमें नाइट्रोजन परमाणु की हेटेरो एटम के कारण से इसकी अक्षारीय प्रकृति या एल्किलाइटिंग नेचर है वो होती है। इस एल्किलाइटिंग नेचर के कारण से ही ये, और इसकी एक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अपनी इस एल्कलाइटिंग यानी अक्षारीय प्रकृति और क्रियाशीलता के कारण से एजिरिडेंस या एजा साइक्लोप्रोपेन का उपयोग एंटी कैंसर जो ड्रग होती है, एनसीकेटन ड्रग बनाते हैं आप इसके अंदर, तो एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने के अंदर एजिरिडीन्स या एजा साइक्लोप्रोपेन का यूज किया जाता है। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग बनाने में एजिरिडीन्स का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसकी एल्किलाइटिंग नेचर जो नाइट्रोजन के लोन पेड़ के कारण से होती है क्षारीय प्रकृति, और उसकी रिएक्टिविटी के कारण से इसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसका उपयोग एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती हैं उसको बनाने में भी एजिरिडीन्स या एजा साइक्लोप्रोपेन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखें इसको इतना। उसके बाद में आता है एक इसके बारे में एक विशेषता और है इसकी, एजिरिडीन की इम्पोर्टेंट है वो, उसमें लिखा जाएगा कि डीएनए के अंदर जो प्यूरिन अक्षार होता है और एक होता है पिरिमिडीन अक्षार, तो डीएनए के प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस पर प्रेजेंट एल्काइलेटिंग ग्रुप्स के कारण इनकी जो कार्य क्षमता होती है या फिर सेल डिवीजन का जो कार्य होता है, कोशिका विभाजन का कार्य, उसमें अवरोधन आ जाता है।
तो अवरोधन किसके कारण से होता है? इस एजिरिडीन या एजासाइक्लोप्रोपेन के कारण होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परमाणु पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं उसके कारण से इसकी नेचर क्या होगी? अक्षारीय प्रकृति होगी। तो पिरिमिडीन और प्यूरिन अक्षार पर उपस्थित एल्किलाइटिंग ग्रुप्स के कारण इसका जो सेल डिवीजन होता है उसके कारण सेल डिवीजन में अवरोध आ जाता है। वो किसके कारण से होगा? कि वहाँ एल्किलाइटिंग ग्रुप के रूप में एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपेन की जो रिंग है वो प्रेजेंट होती है इन दोनों बेस के ऊपर। इस कारण से सेल डिवीजन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट लाइन में कि एजिरिडीन जो होती है वो अदर एरोमेटिक रिंग जो होती हैं एमीन की रिंग होती हैं। एजिरिडीन है वो अदर एमीन की तुलना में कम अक्षारीय होता है। इसका कारण ये रहेगा कि एजिरिडीन में जो हेटेरो एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसके जो लोन पेयर्स होते हैं उन लोन पेयर्स के कारण इसके परसेंटेज एज करेक्टर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज होने से बेसिसिटी क्या होती है? कम होती है। परसेंटेज एज करेक्टर है वो एसिडिटी के समानुपाती होते हैं और बेसिसिटी के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ेंगे तो अक्षारीयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें लिखा जाएगा कि एजिरिडीन या एजासाइक्लोप्रोपेन की अक्षारीयता या बेसिसिटी अदर एमीन की तुलना में कम होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर्स के कारण से इसके परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ जाएंगे और परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ने से इसकी बेसिसिटी या अक्षारीयता कम हो जाती है। इसके बाद में आता है इसका सिंथेसिस कि एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपेन का सिंथेसिस हम किस प्रकार से करें। तो इसमें लिखें आप इसका सिंथेसिस में लिखा जाएगा कि एजिरिडीन या एजासाइक्लोप्रोपेन का सिंथेसिस करने के लिए हम दो मेथड्स है काम में लिए जाएंगे। फर्स्ट रहेगा इसके अंदर मेथड्स इन्वॉल्व इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें लिखा जाएगा एजिरिडीन या एजासाइक्लोप्रोपेन का सिंथेसिस करने के लिए निम्न दो प्रकार की विधियां मेथड्स काम में लिए जाएंगे। फर्स्ट रहेगा मेथड्स इन्वॉल्विंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन, यानी वे मेथड जिनके अंदर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है तो वे यूज किए जाएंगे। और सेकंड किए जाएंगे कि मेथड्स इन्वॉल्विंग साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो इन ये दो प्रकार के मेथड्स हैं वो एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपेन के सिंथेसिस में यूज किए जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे इसके अंदर मेथड इन्वॉल्विंग इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट वाली हेडिंग वापस से लिखें। उसके अंदर देखें इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, उसके अंदर क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का मतलब है कि इसमें रिंग बनेगी। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन मतलब कंपाउंड्स जो होगा ना रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट के अंदर क्या होगा? साइक्लाइजेशन होगा, जिससे पहले वो साइक्लिक नहीं होता है। साइक्लाइजेशन का मतलब है उसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इन मेथड्स के अंदर रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो रिंग का फॉर्मेशन होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो रिंग फॉर्मेशन होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर रहेगा इसके अंदर रिंग स्ट्रेन। फर्स्ट फैक्टर रहेगा रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन का मतलब क्या है इसके अंदर कि यदि किसी रिंग के अंदर रिंग स्ट्रेन अधिक होता है, रिंग स्ट्रेन का मतलब रिंग में तनाव उत्पन्न होना,
तनाव है वो सबसे ज्यादा होता है 3 मेंबर्ड रिंग में, उससे कम होता है 4 मेंबर्ड में, उससे कम होगा 5 मेंबर्ड में, और 6 मेंबर्ड रिंग में तो स्ट्रेन होता ही नहीं है। स्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी भी रिंग में स्ट्रेन होने के, तनाव होने के कारण उस रिंग का जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो डिस्टोर्टेड हो जाना, यानी कम या अधिक हो जाना, वो क्या कहलाता है, रिंग स्ट्रेन। तो किसी भी रिंग के बॉन्ड एंगल में डेविएशन आ जाना है उसका रिंग स्ट्रेन कहलाएगा। और रिंग स्ट्रेन पर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन में जो रिंग फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है। तो रिंग स्ट्रेन अधिक होने पर जो साइक्लाइजेशन होता है या रिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट हो जाता है। तो रिंग स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा रिंग का फॉर्मेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो रिंग स्ट्रेन पे डिपेंड किस प्रकार से करेगा कि रिंग स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा साइक्लाइजेशन रिएक्शन में रिंग का फॉर्मेशन उतना ही डिफिकल्ट होता है। सेकंड रहेगा इसके अंदर रिंग साइज। सेकंड हो जाएगा इसके अंदर रिंग साइज, या रिंग साइज की जगह हम लिख सकते हैं इसमें चैन लेंथ। सॉरी, रिंग तो बनेगी नहीं, उसमें चैन ही होगी, एलिफेटिक चैन ही होगी। वो चैन ही क्या करेगी, रिंग का फॉर्मेशन करेगी, चैन लेंथ। चैन लेंथ है ना, उस चैन मतलब कोई भी रिएक्टेंट है उससे रिंग बन रही है, उस रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होगा तो रिंग का फॉर्मेशन आसानी से नहीं होगा। चैन लेंथ में आता है कि चैन लेंथ उस रिएक्टेंट की जो कार्बन परमाणुओं की जो चैन है वो जितनी बड़ी होगी रिंग का फॉर्मेशन उतना ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो चैन लेंथ और रिंग फॉर्मेशन दोनों डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन इन दोनों फैक्टर्स पे निर्भर करती है। और चैन लेंथ ज्यादा होगी तो उसकी रिंग बनाने की एबिलिटी या अक्षमता कम हो जाती है। तो ये भी चैन लेंथ रिंग एबिलिटी क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें देखें एजिरिडीन्स के सिंथेसिस का फर्स्ट मेथड। तो एजासाइक्लोप्रोपेन के सिंथेसिस का फर्स्ट मेथड रहेगा इसके अंदर ग्रेबिल मेथड। साइक्लो एडिशन वाला मेथड है ग्रेबिल मेथड, सॉरी साइक्लो एडिशन का नहीं है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का। तो इसमें लिखा जाएगा ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का एक मेथड है। इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। तो इसके अंदर देखें किसी एपोक्साइड की, ये एपोक्साइड है CH इसको इस प्रकार से लिखें HR, यहाँ पे आ जाएगा अपना H और R, ये एपोक्साइड है। ठीक है, इस एपोक्साइड का हमें क्या करवाना है, सबसे पहले किसी प्राइमरी एमीन से इसकी क्रिया करवाएंगे RNH2 R-NH2, इसके साथ में क्रिया करवाएंगे। देखो क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा RNH नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन निकल गया H पॉजिटिव के रूप में और यहाँ से ये टूट जाएगा तो H पॉजिटिव जाएगा इस ऑक्सीजन नेगेटिव पे और RNH नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पॉजिटिव पे। यहाँ से बनेगा अपना HCrOH CHR और यहाँ पे बन जाएगा आपका NHR। ये अल्फा वाला है जिसपे एमीन जुड़ा हुआ है, ये वाला होगा बीटा, तो ये बन गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एमीन बन गया। ठीक है, एपोक्साइड की क्रिया प्राइमरी एमीन से करवा दी तो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एमीन। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी एमीन की रिएक्शन हमने करवा दी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में, तो यहाँ से क्या बनेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और यहाँ से क्या बन जाएगा OH नेगेटिव H पॉजिटिव माइनस में H2 के रूप में निकल जाएंगे। C पे क्या जुड़ जाएगा, C पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव से ये Cl नेगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा HRCHRNHR और यहाँ पे बन जाएगा Cl। उसके बाद में इसके अंदर होगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, तो इसमें से माइनस में HCl जो हमने यहाँ पे लिया था वो बाहर निकल जाएगा। तो कहाँ से निकलेगा, देखो ये यहाँ से जाएगा और ये वाला यहाँ से जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव है वो इस नाइट्रोजन नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा, तो
तो यहाँ पे बनेगा HCr और ये बनेगा NR। ये बन गया आपका एजिरिडीन्स या फिर इसको बोल देंगे हम एजासाइक्लोप्रोपेन। बन गया ये आपका। ये था आपका क्रेफिल मेथड। इसमें आएगा, इसका नाम क्या रह बीटा क्लोरोएमीन। इसको हम बोल देंगे बीटा क्लोरोएमीन। बीटा है ना, अल्फा बीटा, बीटा पे क्लोरो जुड़ा हुआ है ना, इसका नाम रहेगा बीटा क्लोरोएमीन। तो इसमें ग्रेवियल सिंथेसिस मेथड में रहेगा कि एक प्रकार का इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन मेथड है। इसके अंदर एपोक्साइड की रिएक्शन किसी प्राइमरी अमीन से करवाने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी अमीन प्राप्त होता है, जिसकी रिएक्शन HCl से हाइड्रोजन क्लोराइड से करवाने पर बीटा क्लोरोएमीन प्राप्त होगा। और बीटा क्लोरोएमीन में साइक्लाइजेशन, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होने से हमें एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपेन है वो प्राप्त हो जाता है। ये था इसका मेथड। इसी के अंदर इसके साथ में लिखा जाएगा कि ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक मेथड है। स्टीरियो स्पेसिफिक मेथड का मतलब होगा यदि यहाँ पे ये सिस ऊपर दोनों साइड में हाइड्रोजन है ना, यदि सिस एपोक्साइड लिया जाएगा तो सिस एजिरिडीन्स प्राप्त होगा, और ट्रांस एपोक्साइड लेने पर हमें ट्रांस एजिरिडीन्स प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में देखिए इसका नेक्स्ट मेथड वेनकर मेथड। नेक्स्ट मेथड है उसका नाम रहेगा वेनकर मेथड। ठीक है, इसके अंदर देखो वेनकर मेथड, ये भी इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है। ये मेथड भी किसके अंदर आता है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के इन्वॉल्व होगा इसके अंदर भी। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले रिएक्शन करवाई जाती है बीटा हाइड्रोक्सी अमीन लेंगे हम CH, इसको इस प्रकार से लिखें CHR और यहाँ पे लिख दिया हमने NH और R, यहाँ पे लिख दिया हमने OH। यदि अल्फा माने और इसको बीटा माने तब तो इसका नाम रहेगा बीटा हाइड्रोक्सी अमीन, और यदि हम ऐसे लिखें ये अल्फा है ये बीटा है तब इसका नाम क्या हो जाएगा बीटा एमीन एल्कोहल, बीटा एमिनो एल्कोहल। इस प्रकार से हम इसको ये मान दें अल्फा बीटा, तो नाम रहेगा इसका बीटा हाइड्रोक्सी एमीन। तो जब बीटा हाइड्रोक्सी एमीन है, इसमें एक लाइन लिख लेना कि इसके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही अणु के अंदर खुद के अंदर साइकिल या रिंग है वो बन रही है। इसकी रिएक्शन जब H2SO4 से करवाई जाए तो H2SO4 से क्या बनता है, देखो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनता है। ये वाला इस प्रकार से जाए OH नेगेटिव H पॉजिटिव माइनस H2 के रूप में निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव से जुड़ेगा तो HRCHR और यहाँ पे बनेगा आपका NH और ये R है, और यहाँ पे बन गया आपका S डबल बॉन्ड O OH SO3H HSO4 है। यहाँ पे आएगा ये आपका एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सल्फर बोले या ऑक्सीजन नेगेटिव है, और डबल बॉन्ड O और O और H इस प्रकार से। उसके बाद में इसके अंदर साइक्लाइजेशन किस प्रकार से हो, देखो इसके अंदर ये वाली रिंग जाएगी इसके ऊपर, ये वाली वापिस इसके ऊपर जाएगी, सॉरी इस वाले में ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये वाला जाएगा इसमें यहाँ पे, और ये वाला जाएगा इसके अंदर पॉजिटिव है ना, ये वाला इसके अंदर ये H पॉजिटिव, यहाँ से इसने ये H पॉजिटिव निकाला नहीं, इस H पॉजिटिव को वापिस अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये OH बन जाएगा और सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा उसमें अंदर, ये इस प्रकार से टूटेगा। कार्बन पॉजिटिव N नेगेटिव से जुड़ेगा, यहाँ माइनस में H2SO4 वापिस निकल गया किसी बेस की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बन जाएगा HRCCHR और यहाँ पे आएगा आपका N और ये R डैश है। ठीक है, तो ये अपना एजासाइक्लोप्रोपेन या एजिरिडीन्स प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में देखिए इसका थर्ड मेथड क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ टेट्रा एल्किल एल्कीन।
तीसरा रहेगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन का तीसरा मेथड है क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ टेट्रा एल्किल एल्किन। टेट्रा एल्किल एल्किन का क्लोरोनाइट्रेशन करवाने पर भी एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपेन है वो किस प्रकार से प्राप्त होगा वो देखें इसके अंदर इसमें क्या लिखा जाएगा। तीसरी रहेगी इसमें क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ टेट्रा एल्किन्स। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं इस वाली रिएक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले में उसका क्लोरोनाइट्रेशन होगा, उसके बाद में उसका रिडक्शन होगा, उसके बाद में इसमें साइक्लाइजेशन होगा बेस के द्वारा। 3 स्टेप इसमें आएगा कि टेट्रा एल्किल एल्किन है, जैसे कि टेट्रा एल्किल एल्किन है ये वाली एल्किन ही है ना, टेट्रा एल्किल एल्किन यानी कि 4 क्या जुड़े हुए एल्किल ग्रुप जुड़े हुए। टेट्रा एल्किल एल्किन इसका नाम रहेगा। इसका क्या करेंगे क्लोरोनाइट्रेशन करवाएंगे तो हमें एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपेन प्राप्त होगा। इसमें जब इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा तो इसके अंदर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 इन्वॉल्व होंगे। उसमें लिखना आप इसके अंदर कि टेट्रा एल्किल एल्केन से एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा इसका क्लोरोनाइट्रेशन होगा, क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ टेट्रा एल्किल एल्किन फर्स्ट स्टेप है। इसके अंदर देखो इसकी रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाएगी NOCl। NOCl में NO पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ये बॉन्ड यदि इस प्रकार से टूट जाए, ये पॉजिटिव कार्बन है इसके साथ में Cl नेगेटिव जुड़ेगा, NO पॉजिटिव है वो इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा RR C C R R और यहाँ पे बन जाएगा आपका Cl और यहाँ पे बन जाएगा आपका NO। ये बन गया नाइट्रोसिल क्लोराइड से ये क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ टेट्रा एल्किल एल्केन फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आएगा कि ये जो यहाँ आपका बना है क्लोरोनाइट्रिन बना है, नाइट्रोसिल क्लोराइड या नाइट्रोसो क्लोराइड बना है, उसका क्या होगा रिडक्शन होगा। तो सेकंड स्टेप आएगा इसके अंदर कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो क्लोराइड। ये जो नाइट्रोसो क्लोराइड बना है आपका फर्स्ट स्टेप में उसका रिडक्शन होगा। तो ये क्या है यहाँ पे नाइट्रोसो क्लोराइड है तो इसका नाम लिखेंगे हम नाइट्रोसो क्लोराइड। इस नाइट्रोसो क्लोराइड का रिडक्शन होगा सेकंड स्टेप में। मैं इस साइड से लिख देती हूँ इसको, ये रिएक्टेंट है एरो इस तरह लगाते हैं। रिडक्शन होगा SnCl2 टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में 2H लिख देंगे, यहाँ पे 4H लिख देंगे। तो NO ग्रुप है नाइट्रोसो ग्रुप है उसका रिडक्शन होने से NH2 ग्रुप बन जाता है। तो RR C C R R और यहाँ पे बनेगा Cl और NO ग्रुप से बन जाएगा NH2। ये रहेगा अल्फा बीटा जिसका नाम रहेगा बीटा क्लोरो एमीन्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमें नाइट्रोसो क्लोराइड का रिडक्शन करवाने पर बीटा क्लोरोएमीन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में रहेगा इसका थर्ड स्टेप, उसमें लिखेंगे साइक्लाइजेशन। थर्ड स्टेप में ये जो बीटा क्लोरोएमीन्स प्राप्त हुआ है उसका इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होता है। साइक्लाइजेशन विथ बेस, किसी बेस के साथ में इसका क्या हो जाएगा साइक्लाइजेशन हो जाता है। तो ये रिएक्टेंट बन जाएगा थर्ड स्टेप का। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे कोई भी एक बेस ले लिया। साइक्लाइजेशन कैसे होगा देखो Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl के रूप में निकल गया। ये कार्बन पॉजिटिव है इस नाइट्रोजन नेगेटिव से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बनेगा RCR और N और H। इसका नाम रहेगा यहाँ पे एजिरिडीन्स या फिर एजा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इस प्रकार से हमें साइक्लाइजेशन इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन के 3 मेथड हो गए। तो इस इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में 3 मेथड थे, ग्रेबिल मेथड, वेंकर वाला और थर्ड हो जाएगा क्लोरोनाइट्रेशन ऑफ टेट्रा एल्किल एल्किन।
इन तीनों ही प्रोसेस के अंदर इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन मेथड है वो इन्वॉल्व होता है, जिसके द्वारा एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपीन है वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर सेकंड वाले मेथड यानी वे मेथड पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता हो, साइक्लो एडिशन इन्वॉल्व होता है। तो साइक्लो एडिशन की हेल्प से जो एजिरिडीन्स या एजासाइक्लोप्रोपीन बनते हैं, तो साइक्लो एडिशन जिन जिन में इन्वॉल्व होगा वो मेथड हम इसमें पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।